नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, मेजर जनरल बीसी खंडूरी साहब। बीसी खंडूरी साहब 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे और आज सांसद हैं। आज हम कई मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सियासत के ईमानदार चेहरों में से एक हैं। खंडूरी की छवि एक सख्त प्रशासक की है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में हुआ। वैसे वो मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के खंडा श्रीकोट के राधाबल्लभपुरम के रहने वाले हैं। खंडूरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय, CME पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स नई दिल्ली और रक्षा प्रबंध संस्थान सिकंदराबाद में शिक्षा प्राप्त की। वो 1954 से 1990 तक भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में कार्यरत रहे। सेना में उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें 1982 में राष्ट्रपति की अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। सेना से रिटायर होने के बाद वो सियासत में आए और 1991 में उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से पहली बार सांसद बने। इसके बाद 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा में भी वो इसी सीट से सांसद बने। अटल जी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में वो वर्ष 2000 से 2003 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। 2003 में उन्हें इसी विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2007 में खंडूरी की अगुवाई में बीजेपी को उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 2009 के आम चुनावों में जब पार्टी उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं जीत पाई तो उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले 11 सितंबर 2011 को उन्हें एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपी गई, पर पार्टी में अंदरूनी मतभेद की वजह से वो मुख्यमंत्री रहते हुए कोटद्वार विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद 2014 में वो गढ़वाल सीट से जीतकर एक बार फिर लोकसभा पहुंचे। ये था बीसी खंडूरी साहब का राजनीतिक जीवन। खंडूरी साहब, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खंडूरी साहब, सेना में इतना बड़ा कार्यकाल, फिर राजनीति में इतना बड़ा कार्यकाल, पूरे कार्यकाल को किस रूप में आप देखते हैं? ऐसा है, कलाकार का लंबा है, मैं भी उम्र में काफ़ी हो गया हूँ। और बस सूक्ष्म में यह है कि मेरे पैदाइश देहरादून में हुई थी, मेरा माता पिता वहाँ पर थे। और फिर थोड़े समय के बाद छोटी उम्र में हम लोग सब गढ़वाल शिफ्ट हो गए थे, मेरे परिवार। और मेरी पढ़ाई हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक पौड़ी में हुई। और वहाँ पर पौड़ी कुछ समय छोटी सी जगह थी और हालांकि गढ़वाल की राजधानी थी, लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था। और मैंने वहाँ पर अपना हाई स्कूल भी वहीं से किया, इंटर भी वहीं से किया। एक मैसमोर इंटर कॉलेज होता था क्रिश्चियंस का वहाँ पर। 49 में मैंने हाई स्कूल किया और 51 में इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, BSc में एडमिशन लिया था मैंने। और वहाँ पर मैं PC बनर्जी हॉस्टल में रहता था। और 51-52 में वहाँ पर था। 52 में BSc फाइनल में जब मैं था, तो इसी बीच में सेना में छंटने का इंटरव्यू हुआ था। और कैडेट्स के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स के लिए छँटाई हो रही थी, इंटरव्यू वगैरह होता था, रिटन परीक्षा होती थी। और उसमें मैं जब BSc फाइनल में था तो पढ़ रहा था। और अक्टूबर-नवंबर में उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मुझे छांट लिया गया। और इसलिए उस समय यह था कि या तो BSc फाइनल पास करो और या तो फौज में जाओ। और मैं वैसे प्रवृत्ति का था, खेल कूद में ज़्यादा था, पढ़ाई में ज़्यादा मेरी रुचि नहीं, तो मैंने इन्हें समझा कि चांस लिया जाए। और इसलिए मैं जनवरी 53 में, जबकि 53 में हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होना था, तो 53 में मैं देहरादून चला गया। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आज कहलाई जाती है, उसमें मिलिट्री विंग कराया जाता था। उसमें मैंने जनवरी में, मिड ऑफ जनवरी को मैं अपनी ट्रेनिंग में गया। 2 साल की हमारी ट्रेनिंग होती थी। और 4 दिसंबर 54 को मैं सेना में अधिकारी बन गया। और बैकग्राउंड की वजह से और उधर से मुझे कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन मिला। और इस तरह से 4 दिसंबर 54 को कमीशन मिल के कोर ऑफ इंजीनियर्स में गया। और वहाँ कोर ऑफ इंजीनियर्स के 3 अलग अलग सेंटर्स थे। मुझे बम्बई इंजीनियर्स ग्रुप मिला जो कि पूना में था। और 12-14 दिन की छुट्टी मिलती थी, उसमें घर गए। बहुत सभी खुश थे कि कमीशन ऑफिसर बन गया
अच्छा, क्या लगता है कि उस समय चाइना का युद्ध का एक माहौल चल रहा था, काफ़ी काफ़ी बहुत तनाव था बहुत उस बहुत समय? तनाव था। क्या लगता है सरकार की तरफ से तैयारियां कम थी उस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आज मैं कहता है बहुत बुरा याद है, क्योंकि उस ज़माने में आप ध्यान दे जाइए तो हिंदी चीनी भाई भाई का था। और जवाहरलाल नेहरू जी चाउ नाई को इतने जमानते थे कि जैसे मेरा खास दोस्त है, कोई कुछ मेरे साथ कर नहीं सकता। अच्छा, उसमें आप लोग क्या सोचते थे ऐसी स्थिति में? आप हम लोग लोग तो सोचते थे कि जब वहाँ के जवान लोग बिल्कुल थे, क्या हम कहाँ पहुँच गए। यहाँ खाने का हम सब टिन फूड खाते थे, कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी। और जब देखिए कि आप हम लोग हवाई जहाज एक जाने के लिए 29 दिन हमको लगते हैं, और वहाँ पर रहने को जगह नहीं है, अपने 10,000 11,000 फुट पर, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड बोला मुझे माना जाता था, रहने कोई ना, तब वो में रहते तो बड़े। लेकिन सिर्फ सिवाय है ना, फौज में यही हुक्म मिल गया करना है। तो आपने अपने पूरे कार्यकाल में कहाँ कहाँ जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला था, कहाँ कहाँ? बस इसके बाद में मुझे ट्रांसफ़र हो गया था मेरा पूना सेंटर में, रेजिमेंटल सेंटर हमारा बॉम्बे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट सेंटर पूना करकी में है। वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहाँ गया मैं, वहाँ कैप्टन मुझे बनाया गया। 6 साल की सर्विस हुई, 6 साल वैसे आर्मी में कैप्टन अपना आप बन जाते हैं। तो वहाँ गया, वहाँ मुझे एडजुटेंट ट्रेनिंग, हमारे पूरा जो भारतवर्ष में इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग होती सिपाहियों की वहाँ पर होती थी, उसमें मैं लगा रहा। वहाँ उसमें ज़्यादा कोई खास ऐसी नहीं है, पूना में समय निकल जाए। और 2.5-3 साल के बाद पूना में जो सामान्य काम होता है उसमें ऐसी कोई बेसिक उल्लेख नहीं है। ये है कि हम नए नए जमाना से घूमते। खंडूरी साहब, क्या लगता है कि उस समय अगर हमारी तरफ से तैयारी पूरी तरीके से होती तो क्या हम लोग चाइना का वो युद्ध जीत सकते थे? मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के अंत में 61, 62, 63 बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पोर्शन रहा। हमने भारत हिंदी चीनी भाई भाई किया, उन्होंने 62 से पहले ही हमारे साथ क्या किया। मैं तो 60 की बात कर रहा हूँ ना। चीन में करम सिंह और आदमी को मार दिया, लद्दाख तक कह दिया, लेह तक कह दिया हमारा है। और उधर मुझे याद है कि जब मैं 60 में जाने से पहले, आपको शायद होगा, जवाहरलाल नेहरू जी श्रीलंका गए थे जब चाइना ने अटैक कर दिया था 62 में। तो हमारी जो दृष्टिकोण से हम चीन को इतना प्रिय समझते थे और इतना हमारा दोस्त समझता था, जैसे कि हमारे साथ कभी भी कोई विश्वासघात तो क्या छोड़िए, हमारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। और जब उन्होंने अटैक कर दिया 62 में, तो तब आप किस प्रकार वो हटा हुआ, हमारे पास कपड़े नहीं थे, हथियार नहीं थे, एम्यूनिशन था, किस तरह से हमारी वहाँ पर लताड़ेगा। और चीन तेजपुर तक आ गया था। आपको जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट आई हैव टोल्ड पीपल टू किक आउट द चाइनीज़। जब वो वहाँ से श्रीलंका जा रहे थे, मैं पूना में पोस्टेड था, और उन दिनों पूना से दिल्ली से नहीं जा सकता था भाई। नहीं, उस समय भी ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय नहीं ले पाया, सरकार ने निर्णय, कि हमारी जो हवाई शक्ति थी वो चाइना से 5 गुना ज़्यादा थी। अगर उस समय हवाई शक्ति का प्रयोग किया जाता तो होता है कि रिजल्ट दूसरा होता। जी ऐसा है ना, उसको आप पृष्ठभूमि देखिए। जब 62 में हुआ, 61 में कृष्णा मेनन साहब कह रहे थे कि कॉफ़ी परकोलेटर बनाओ, जहाँ पर आर्मी के अम्यूनिशन कपड़े जूते बनते थे कानपुर में, उन्होंने कॉफ़ी पर एयर कंडीशन बनाना शुरू कर दिया, कहते ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी मानसिकता ये थी 61, 62 में कि एम्यूनिशन आर्मी अनफिट, आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि चीन के ऊपर पूरा भरोसा था, पाकिस्तान का हमारे साथ ऐसा कोई रिश्ते थे नहीं। और उसके बाद क्या हालत हुई, और इसलिए हमारे पास जो हमारे डिबेकल 62 का किस लिए हुआ, इसलिए नहीं कि हम आर्मी इनकॉम्बेट थे, हमारे पास एम्यूनिशन नहीं था, हमारी वो नहीं थी और कुछ नहीं था। और ये क्योंकि हमने इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हुआ है, जिस चीन को हमने जो उसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं, पर हम कहा कि हमको यूएनओ में सीट ऑफर हुई थी जब कॉमिंटांग हटा था, और अमेरिका ने और यूएसए ने कम्युनिस्ट चाइना को नहीं देने चाहते थे। ये पार्लियामेंट भी कहा था पर उसको प्रमाण नहीं मिला। हमको ऑफर किया गया था कि आप एशिया के दीजिए, तो मुझे पता है ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने चीन बड़ा देश है उनको दीजिए, तो हमको यूएनओ में सीट मिल रही थी, आज हम सिक्योरिटी काउंसिल में बढ़ रहे हैं। तो ये जो पृष्ठभूमि प्री-62 थी हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और चाइना ने अपना बहुत कूटनीति की है, दोस्त करते थे, जब उनकी शक्ति बढ़ेगी पूरा तबियत का बचा लिया, और आज हमारे भारतवर्ष के इसी को मांगते हैं। खंडूरी साहब, एक सवाल कि क्या हम आज की दृष्टिकोण में, आज के समय में चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए ऐसा मेरे अपने दृष्टिकोण में, जब जिसने हमारे साथ धोखा किया है, जिसने हमारे साथ पूरा, हमने समर्पण पूरा कर दिया उनको, चीन को अपनी सीट दे दी सिक्योरिटी काउंसिल में, उस समय चीन को देने वाला कोई नहीं था। और हमें हमारे उस समय बहुत उनके साथ बर्ताव किया, इतना बर्ताव ओवर कॉन्फिडेंस ने, और जो हम शायद अपने खास पड़ोसी देशों के साथ नहीं, दोस्तों ने उनके साथ किया।
अब जब उन्होंने हमारे साथ इतना विश्वासघात किया तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं, मैं नहीं मानता। तो विश्वास करने की कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। फडणवीस साहब, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल खंडूरी जी। खंडूरी साहब, अटल जी के कार्यकाल में आप भूतल परिवहन मंत्री थे। एक बड़ा स्वर्णिम युग कहा जाता है आपका वो। जिस तरीके से रोड की प्लानिंग अटल जी ने की, कैसे, किस रूप में आप उसको याद करते हैं? मैं जब उसको याद करता हूँ तो एक तो अटल जी के लिए जो मेरी श्रद्धा है वो शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। मैं कोई ऐसा उस समय एमपी तो था लेकिन कोई खास नहीं था। वैसे अटल जी तो मुझे जब मैं राजनीति में आया तब से उनका मुझे आशीर्वाद मिला, पर इसमें मुझे मैं ऐसे कोई वो चीज़ नहीं थी कि मैं मंत्री बनता, तो सामान्य सा था। और क्या उन्होंने देखा मुझे मालूम नहीं है। भगवान की कृपा, उनकी कृपा है कि मुझे मंत्री बनाया गया भूतल परिवहन, जब से राजनाथ सिंह जी और बड़े बड़े लोग थे पहले, और मुझे स्वतंत्र प्रभार दिए थे। क्या मुझे ऐसा बहुत बड़ा कोई सड़कों को बनाने का अनुभव वो भी नहीं था। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अटल जी की कृपा और भगवान की कृपा है जो मुझे बना दिया गया। उसके बाद आगे जो काम हुआ है, मैं रमेश जी सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने मन से समझता हूँ कि वो शायद भगवान जी की कृपा और अटल जी का बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल विश्वास जो मेरे पर छोड़ दिया था, वो शायद कहीं उसके लिए जो सड़कें उससे बन पड़ी। अच्छा काम हुआ, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम हुआ उसमें। पहले दिन मैंने अधिकारियों को बुलाया कि उन्होंने कहा कि साहब ये इतने बड़ा सड़क बनानी है, ऐसा योजना है। और पहले ये हुआ था, काम चल रहा था, धीरे चल रहा, ठीक नहीं चल रहा। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो वो बैठे थे मेरे, तो मैंने ऐसे कहा कि ये कब बताइए कब पूरा। उन्होंने कहते साहब हम 1-1.5 साल पीछे हैं। ऐसा ये काम जो है ये जो हमने करना था 2 साल के अंदर, अगले 2 के अंदर 1 साल और एक्सटेंड हो गया, करीब 3 साल में करेंगे। और तो मैंने ऐसे कहता है, मैंने कहा साहब आप जो उन्होंने 3 साल आगे करे हम 2 साल को वापस नहीं जा सकते। तो वहाँ से वो हंसे होंगे जरूर। उन्होंने कहा पता नहीं फौजी कहाँ से आ गया। और तो मैंने उनसे कहा क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा साहब कह रहा है ये कठिनाई है वो कठिनाई। मैंने कहा आप और मैं ये नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरी अनुभवहीन, कोई मेरे को बैकग्राउंड नहीं था। तो उन्होंने कहा साहब आप, मैंने कहा आप मुझे बताइए क्या क्या कठिनाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं आपकी कठिनाई दूर करूँगा तो कहते हमारी कठिनाई दूर होगा तो आपको क्या हुआ है, ठेकेदार 2.5 साल में सड़क बना के दे देंगे आपको। तो उन्होंने कहा तुमको, तो मैं बता रहा हूँ इस दृष्टिकोण उन्होंने कठिनाई बनाई के। तो मैंने ये कहा ये दृष्टिकोण रिपोर्ट रहा। शुरू में मैं पता नहीं कैसे क्यों ये हुआ कि काम तेज़ी से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और उन्होंने लोगों ने कुछ हमारे उदाहरण के तौर पर हमारे पैसे नहीं मिलते थे। अटल जी ने फिर वो जो सेस लगाना शुरू किया वो क्या उसके पैसे मिले। हमारा समय लैंड एक्विजिशन नहीं होती थी, 18 महीने लगभग मिलते थे। तो हमने एक तरीका निकाला, सरकार को कहा जल्दी जल्दी पैसे दो, उसमें सब छूट हुई और इस तरह से काम जल्दी से चला। और जो काम 3-3.5 साल में तो हम 2-2.5 साल में कर सके। उसमें ये भी कहा जाता था कि जो भ्रष्टाचार में अधिकारी को संलग्न थे वो भी काफ़ी इतना भयभीत हो गए थे आप कार्यशैली से कि वो भी फास्ट हो गए थे। देखिए मुझे पैसा लेने में रुचि नहीं थी। और जब मैं हर एक से पूछता था कि तुमने पहले इसको पैसा क्यों नहीं दिया, आप मुझे तो नहीं कह सकता साहब इसने मुझको पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। मैं कहता अगले दफ़े आओगे तो क्यों, वो जानते थे कि मैं नोट कर रहा हूँ। तो मुझे बताया क्या बाद में कि इससे बहुत प्रभावित हुआ। और पहली दफ़े मैंने कहा, ठेकेदार ने मुझसे आवाज़ कहा आप आपने कहा कि बेटा एक दफ़े करा, अगले दफ़े थोड़ी आएगा तो हम लगे, अगले दफ़े वो रजिस्टर फ्री लिया और नाम पड़ा। तो ये इस प्रकार की जो अनौरदायक चीज़ें हैं, अनुभवहीनता की कम की वजह से, एक्सपीरियंस पूरे पुराना था नहीं, तो जिन्हें ये चीज़ एक कोई भी। और दूसरा चीज़ आया था रमेश जी, अटल जी के पास मैं जाता था मैं सजे के, वो कहता आप करो जो करना है। यानी मुझे एम्बैरेसिंग हो जाता, बड़े बड़े निर्णय जो कम्युनिटी लेती है वो कहते अभी हमने सेस लगाया तो कहता है लगा दो ना सेस। मैंने कहा साहब कैबिनेट का अप्रूवल ले कुछ नहीं आप लगाओ। तो जिस प्रकार से अटल जी ने मुझको फ्री हैंड दिया, आपको बताता हूँ, मैंने कई दफ़े उनसे कहा साहब एक दफ़े तो आप मेरी प्रेजेंटेशन सुन लो। कभी नहीं उन्होंने प्रेजेंटेशन सुनी। एक दफ़े जो टाटा वगैरह को बड़े बड़े को बुलाए थे, जब उनको प्रेजेंटेशन हमने दी तब उन्होंने मेरी सुनी। 3 साल के अंदर कोई प्रेजेंटेशन दी। ये जो चक्कर चला ना कॉन्ट्रैक्टर्स मीटिंग ये हो गए, हमने बाद में शुरू किया अगर आप जल्दी करेंगे काम तो हम आपको 1% फ़ायदा देंगे। कोई अधिकार तो मेरे पास था नहीं, कोई पूछता कैसे दे देंगे, हमने दिया उनको पैसा। तो जल्दी वो करते थे, लेकिन कोई ये भी नहीं कहता था इरेगुलरिटी फाइनेंस में, क्योंकि हम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा दे देते
तो हम टोल में 2 करोड़ पैसे हमको जल्दी मिलते थे। तो इस प्रकार चलता गया, चक्र चलता गया, कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। क्या लगता है कि जो अब काम हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं देते हैं क्या? नहीं, ऐसा मुझे अलग अलग हर एक आदमी का अपना अपना करने का तरीका है। अब 2 आदमी करने का तरीका आप नहीं मिला सकते। मेरा करने का तरीका है, और अगर मेरा करने का तरीका अच्छा चल पड़ा तो तारीफ करेंगे, और नहीं करेंगे तो बहुत जिद्दी आदमी है साहब, अपनी बात नहीं सुनता, कोई चीज़ है। तो इसलिए 2 आदमी को कम, हर एक आदमी का अपने अपने उसमें प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। अटल जी का मैंने ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे ये कि कुछ से कहा मेरे प्रेजेंटेशन तो सुनिए साहब, मैं क्या काम करूँ, वो नहीं मानते थे। तो उनका अपना तरीका था। तो इसलिए मैं हमें जिम्मेवारी महसूस करता तो मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा बात आप ये कहता हूँ, जो श्रेय मिलता है इस शहर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को और अधिकारियों को। इतना लोग लग गए थे, कॉन्ट्रैक्टर साहब ड्राफ्टिंग खपे रहते थे, और ये मेरा अकेले का श्रेय बिल्कुल नहीं है। ये जो लोगों ने वहाँ पे जिस कारण भी हो, यही था कि मैंने ये कहा कि आपकी समस्या दूर करना मेरी जिम्मेवारी। जो पूरे भारत को जोड़ने का अटल जी ने जो प्लान बनाया था, उसका क्या इम्पेक्ट आप महसूस कर रहे हैं पूरा? मैं समझता हूँ कि अभी हमने किया है, जैसे ज़्यादा तारीफ करनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ वो इतिहास जो है, स्वर्णिम इतिहास है। अटल जी ने वो काम भारत को जोड़ा, और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसमें मैंने इन्वॉल्व नहीं था। इन 2 चीज़ों से अटल जी का और समय मिलता। और अभी अब मैं कहता हूँ फरवरी के मार्च के बाद चुनाव अक्टूबर में होते होने थे ना, 8 महीने बहुत कम हो जाता। तो ये मैं समझता हूँ जो मेरे दृष्टिकोण में अटल जी की कार्यशैली थी, उससे हमको इम्पिटस मिला। क्योंकि ये लगा कि अभी आपको स्वाभाविक है कि अगर मुझे पूछने वाला पचे मेरी गलती करूँगा भाई ये देख लेंगे। अभी हमें लगा कोई गलती करने वाला तो ऊपर है ही नहीं, हमसे कोई गलती होगी तो कोई पूछेगा नहीं। और कोई कंपनी विदेश से इक्विपमेंट मंगाने थे, यशवंत सिन्हा जी और वो थे, तो फिर उनको मंगाओ, करोड़ों का रुपया जो आज इक्विपमेंट आज तक चल रहा है, उनके समय का आया हुआ है। अटल जी के और मोदी जी की कार्यशैली में आप क्या अंतर मानते हैं? ये 2 अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है, किसी का कंपेयर करना संभव नहीं है। अटल जी का अपने तरीके काम थे, वो एक तरीका काम था, मोदी जी का अलग काम था। मोदी जी जिस प्रकार से काम करा रहे हैं, अभी निर्णय ने अटल जी सबको मिलकर निर्णय लेते। अभी निर्णय कभी कितने निर्णय जो लेना चाहते नहीं ले पाए, बिकॉज राय मशवरा देते थे। और मोदी जी का है कि मैं फौजी होने के नाते मैं समझता हूँ उनका जो स्टाइल है, ठीक है निर्णय ले लो उसके बाद काम करो। अभी नोटबंदी का है, अभी कौन हिम्मत करेगा, क्यों पलटने में पड़ूँ मैं। और इसलिए मोदी जी का स्टाइल है। अब वो नतीजे सामने नजर आ रहे हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे कोई सड़कों को बना हो, चाहे सफाई का हो। तो अटल जी का काम करने की शैली थी वो अपनी किस्म की अलग थी। वो शैली सब जगह लागू नहीं हो सकती और सब लोगों के साथ लागू नहीं हो सकती। मैं तो अपनी दिमाग की बात कर रहा हूँ। लेकिन मोदी जी का जो तरीका है, अगर मैं दोबारा फौजी हमारा तरीका जो है वो है कि काम होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा कठिनाई होती है, कोई सख्त ऑर्डर होना तो देना चाहिए। क्या लगता है कि मोदी जी का तरीका बिल्कुल फौजी स्टाइल तरीका है? फौजी स्टाइल मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फौजी स्टाइल का अलग कनोटेशन अलग होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, जिस लगन से काम कर रहे हैं और जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है और देश को बहुत फ़ायदा। आज ये समझेंगे तो हम कल समझेंगे, सब लोग समझेंगे। यहाँ आपसे मेरी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं खंडूरी साहब। खंडूरी साहब, आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद जब चुनाव हुआ अभी पिछला, उसमें आप मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार थे, लोग मान रहे थे मुख्यमंत्री आप ही चुनाव हार गए। क्या कारण रहा? कारण कुछ ऐसे हैं जिनका मैं चर्चा नहीं करना चाहता, और क्योंकि आपने विषय उठाया है तो मैं तो मुख्यमंत्री हटाया भी गया था, आपने वो चर्चा नहीं की। लेकिन मैं मुख्यमंत्री था और पार्टी ने समझा कई कारण से मैं लोकसभा में हम सब लोग 5 सीट हाई कहते तो मुझे हटा देगा तो मट गया था। तो मैं तो सामान्य विधायक था। और मुझे बताया गया कि जब चुनाव नज़दीक आने लगे तो पार्टी को ये लगा कि शायद स्थिति पार्टी की ठीक नहीं है, जब भी कारण हो, कारण अलग है, लेकिन उन्होंने फिर मुझे समझा तो मैं बना। अब मेरी अपनी पृष्ठभूमि है, जो अपना तरीका है, जो कुछ मैंने देखा था जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, तो मुझे लगा कि कुछ उस समय आंदोलन चला था ये लोकपाल बिल का, बहुत अन्ना हजारे जी कर रहे थे, और आजकल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के बने बहुत चिल्लाते थे। नहीं, अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन चला, उसका जो लोकपाल बिल सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, मेरे दिमाग में मैं भी
मैं भी जब विधायक था तो जाता था कि लोकपाल बिल होना चाहिए, अन्ना का समर्थक था। जैसे ही मौका मिला तो मैंने उसको बना दिया। अब वो लोकपाल बिल जो है, मैं कुल 2.5-3 महीने साथ रहा मंत्री, जैसे आचार संहिता लगी थी, 2.5-3 महीने के अंदर हमने लोकपाल बनाया। और सौभाग्य से मुझे एक ऐसा अधिकारी मिल गया जो बहुत अच्छा था, रात दिन हम उसके ऊपर लगे रहे। और ये मैंने उसे कहा कि जितना सख्त बन सकता है बनाओ। और अकेला वो लोकपाल बिल है भारतवर्ष में जिसकी कल्पना की गई है, और बनाना तो किसी ने नहीं बनाया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है। आज तक कोई कहीं कहीं भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा होती है। और उसके अंदर मैंने और उसको और साथ कानून बनाए थे। तो मुख्यमंत्री को शामिल करना अपने आप में लोगों को बहुत आश्चर्य देने लगा, क्यों शामिल करा। हमारे बहुत सब लोग थे, कोई मंत्री लोग नहीं चाहते थे, हमें मंत्री भी नहीं होंगे मुझे। नहीं, मेरा कहना ये था कि जिस जगह आज कोटद्वार से आप चुनाव हार गए थे, उसी कोटद्वार ने आप लोकसभा चुनाव में काफ़ी बहुमत जिताया। इस बार भी मुझे लगता है कि काफ़ी भारी बहुमत, एक तरफा चुनाव रहा, उसी कोटद्वार था। तो इसमें क्या माने हम विरोधियों से ज़्यादा आपकी पार्टी का रोल रहा? दो चीज़ें। एक तो मैं आपको थोड़ा और, क्योंकि आपने कहा कोटद्वार में मैं हारा जब मैं मुख्यमंत्री था, और जब मैं कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं था मैं, उस समय में मेरी 14 विधानसभाएँ मेरे लोकसभा में 14 विधानसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत से इन टर्म्स नंबर कोटद्वार से मैं जीता हूँ। मुझे लगता है गढ़वाल सबसे बड़ी लोकसभा सीट 14 बड़ी भी है, और 5 जिले हैं साहब इसमें। सबसे बेहद भयंकर खराब लोकसभा है पूरे भारतवर्ष में। और मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन को बात बताई, हमारे समझ में नहीं आई हुई। 5 जिले हैं उत्तराखंड के अंदर, 13 जिले कुल मिला के हैं। एक जिले में तो 2 सांसद हैं। और हमारा तो इसलिए वो जो आप बात करें, और कोटद्वार की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोटद्वार तो मैं जब से 91 से आया तब तो कोटद्वार में लोकसभा है, हमेशा मैं जीता हूँ, कभी कोटद्वार में लोकसभा से में। और हमारे यहाँ पर जो समय हुई है, कुछ षड्यंत्र के तहत जानबूझ के मुझे हमारे लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, मुझे अब कहने में कोई उसमें शंका नहीं, सब लोग जानते हैं। अच्छा, इसमें कुछ जिस तरीके से आप शराब माफियाओं के खिलाफ भी अभियान चलाया था, क्या वो भी शामिल थे इसमें आपको हराने में? जरूर होगा उसे, क्योंकि समझते थे ना अभी लोगों को। जैसे मैंने लोकपाल बिल लगाया और बहुत सारे कानून बनाए, टीचरों के लिए एक व्यवस्था बनाई थी कि बहुत टीचरों को घपला होता था, भ्रष्टाचार चलता, तो बनाए थे मैंने, लोगों को पसंद आया। और जो जिनको कष्ट होता था वो स्वाभाविक है, वो खंडूरी साहब, लोकसभा चुनाव में काफ़ी भारी बहुमत भाजपा को मिला, लेकिन क्या नहीं लगता कि प्रतिनिधित्व, अगर केंद्र में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो सिर्फ एक प्रतिनिधि आपका केंद्र में पहुंचा, और लोगों को भी पहुंचना चाहिए था, आप जैसे लोगों को केंद्र में जगह मिलनी चाहिए था? एक सिद्धांत की बात होती, कोई अगर आपने मानक बना लिया तो मानक को लगाना चाहिए ना। अब मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने उम्र का मानक बहुत सही बनाया है। और अभी मैं देहरादून में 1000 पूछा था, मैंने कहा भाई देखिए मैं उसी में नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि राज्यसभा में आप 40 साल के लड़के राज्यसभा में जा रहे, क्यों जा रहे हैं? राज्य एल्डर, हाउस ऑफ एल्डर माना जाता है ना, तो राज्यसभा 55-56 से ऊपर जाए, 60-70 से ऊपर जाए। और लोकसभा में जो अगर 10 साल भी रहे तो 70 से 75 से ऊपर जाए। लोकसभा में साहब मेरे 5 जिले हैं, दौड़ते दौड़ते मुश्किल हो जाती है, जा नहीं पाते। और मैं तो 91 से लगा हुआ हूँ, तो लोग थोड़ा बहुत मान भी जाते हैं। अगर एक वृद्ध आदमी को, तो मैं समझता हूँ कि लोकसभा एक समय, एक उम्र से ज़्यादा नहीं लिया जाना चाहिए, और राज्यसभा में एक समय उम्र से कम नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से उत्तराखंड में गुटबंदी है, कई गुट बटे हुए हैं, क्या लगता है कि इस गुटबंदी से भारतीय जनता पार्टी को आगे नुकसान होगा? देखिए, गुटबंदी दुर्भाग्य से सभी पार्टियों ने बहुत गुटबंदी है, और हमारे अंदर गुटबंदी पार्टी, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय संगठन है काफ़ी उसकी देखभाल करता है और समझता है, तो गुटबंदी हम कम से हमारे जो आपने मुझे हटाया उसको हटाया, वो गुटबंदी सब काम था। खंडूरी जी, आपका उत्तराखंड में सख्त प्रशासन और ईमानदारी के लिए आप विख्यात रहे हैं, लोग मानते हैं। वर्तमान सरकार को आप किस रूप में लेते हैं भ्रष्टाचार के मामले में? जिस प्रकार हरीश रावत ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को मुझे तो पीड़ा होती है, पार्टी की वजह से नहीं है, उत्तराखंड के लिए मुझे पीड़ा होती है। अभी आप इतना भ्रष्टाचार फैला करेंगे, खुलेआम वहाँ पर बोली लगी हुई है, खुलेआम लूट मची हुई है, कुछ शर्म नहीं है। एक खंडूरी साहब, जिस तरीके से आपकी पार्टी में भी बहुगुणा जी आए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आप लोग उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, तो उसके बाद आज आपने स्वीकार कर लिया, तो आपने क्या क्लीन चिट दे दी उनको? 2 चीज़ें हैं, एक तो पार्टी को निर्णय लेती है, अगर मुझे अपनी कोई राय देनी पार्टी के अंदर दूंगा मैं, अगर पार्टी ने निर्णय ले लिया तो उनका निर्णय है, मैं उसके साथ, मुझे जब तक मैं पार्टी करता हूँ मुझे उसके निर्णय के शामिल होगा। अब उन्होंने सही किया गलत किया, अपने विचार में उन्होंने किया होगा, उनकी क्या परिस्थिति क्या किया होगा, इसलिए मेरा टिप्पणी करने का न तो अधिकार है और न तो मैं उसको पूरी सोचना है क्यों नहीं लिया। खंडूरी साहब, जिस तरीके से उत्तराखंड
के लिए आपने संघर्ष किया, क्या आपको लगता है उत्तराखंड के साथ न्याय हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया, न्याय नहीं हो पाया, हमने भी न्याय नहीं कर पाए ना। हम लोग भी, मैं आप दूसरे के ऊपर दोष नहीं दे रहा हूँ, हम भी बीजेपी में शासन कुछ किया है, अब 5 साल रहे, हमसे नहीं हो पाया, लेकिन हमने कोशिश किया रमेश जी। हमने चाहे बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री रहो, केंद्र सरकार ने, केंद्र हमारे संगठन ने, उसने कोशिश की है। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है साहब, क्या गजब चल रहा है। आप या तो आप कहें कि साहब जो हरीश रावत कर रहे हैं या मुख्यमंत्री कर रहे हैं ठीक करें, जब आप कांग्रेस बोले तो कहाँ है। आप उत्तराखंड का शोषण करके, उत्तराखंड का खून पसीना चूस के और पैसा भरना चाहते हैं, कहाँ गए। देवलोक में त्रिदेव की भूमिका में निशंक जी, खंडूरी जी और कोश्यारी जी को लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मानते रहे हैं, लेकिन उनका कहना है जिस तरीके से बीजेपी नेतृत्व अब युवाओं को आगे बढ़ा रहा है, अब इन त्रिदेव की भूमिका उत्तराखंड में लगभग धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब ये तो जैसे जनता जनार्दन है, जनता जो कहेगी वही सही है। और मैं सिर्फ ये कह चाहता हूँ कि जनता जो है निस्वार्थ होकर देगी तो जिसको वो बनाना चाहे बनाए, लेकिन अगर स्वार्थ शराब में और पैसे में और जातिवाद में आप जाएंगे तो उत्तराखंड का, उत्तराखंड का लड़ाई लड़े हैं ना, लोग जेल गए हैं ना, माता बहनों का मुजफ्फर बनाकर कांड में अपमान हुआ ना हमारे। तो उसके लिए उस प्रदेश को जो इस प्रकार से बना है उसको हम ऐसा भविष्य लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या। तो जो भी उत्तरांचल का हित करे, कोई भी पार्टी हो उत्तरांचल हित करे, मेरा समर्थन उसके साथ रहेगा। परिवर्तन यात्राओं का क्या असर आप देख रहे हैं? परिवर्तन यात्राएं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनका क्या असर देख रहे हैं? ऐसा है, लोगों, मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग रमेश जी अपने संस्कारों से और अपनी मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र उसके अनुसार हैं। भारतीय जनता पार्टी भी धार्मिक प्रवृत्ति मानी जाती है, झूठ मत बोलो, गलत काम करो, इस प्रकार बात करती है, वो हमारे संस्कारों में। कांग्रेस कहता है तू भी लूट मैं भी लूट, जो लूट सके तो लूट, ये आम दृष्टिकोण है। देखिए परिवर्तन यात्राओं में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि खंडूरी लाओ, उत्तराखंड बचाओ, तो क्या मैं मानूं कि अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप? मैं मानने वाला कौन होता हूँ, मैंने तो अपनी बात रख दी है और पार्टी को तय करना है। और मेरे व्यक्तिगत राय में कि जो प्रधानमंत्री ने एक मानक बनाया है वो सही मानक है, उस मानक के अनुरूप चलना चाहिए। और बाकी जैसे मैंने किसी अखबार में अभी किसी को देहरादून किसी ने छापा, मैंने कहा भाई मुझको तो झाड़ू लगाने का, मैं झाड़ू लगा। एक गैर शरण का मुद्दा चलता रहता है राजधानी बनाने का, क्या आप उस पर सहमत हैं कि गैर शरण को राजधानी बनाया जाए? राजधानी का मुद्दा बहुत पुराना चला था और आंदोलन के समय में जितने हम आंदोलन में भी आंदोलन का ये था, और मैं भी जैसे मैंने बताया जेल में क्या हूँ, उस समय मैंने राजधानी को घोषणा किया था। गुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में हूँ, तो गढ़वाल और गुमाऊँ में अलग अलग बहुत परिस्थिति है, उसने उसको बनाया था। दुर्भाग्य से वो उसमें डेवलप उस प्रकार हो नहीं पाया। और गैरसैंण को राजधानी अगर अच्छी तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं तो राजधानी वहाँ पर बननी चाहिए। क्या लगता है कि इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? मुझे आशा करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कम और उत्तरांचल हित जानने की वजह से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार और ख़ासकर हरीश रावत जी की सरकार तो बिल्कुल ना आए। बीजेपी की सरकार आएगी तो मैं समझता हूँ केंद्र नेतृत्व भी और मेरा जैसा आदमी अगर किसी ने गलती किया तो उसको सड़क पर लाकर खड़ा करेंगे। खंडूरी साहब, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आपका मानना है, कोई ठोस 3 आधार बताइए आप। सबसे बड़ा आधार तो मेरा ये है कि अगर उत्तराखंड का भला होना है तो सिर्फ बीजेपी के द्वारा भला होना, कांग्रेस के द्वारा भला नहीं हो सकता, ये प्रमाणित हो चुका है। खंडूरी साहब, आप सेना में रहे हैं और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने की और सेना ने जिस बहादुरी के साथ लड़के एक सफल अभियान किया, देश गौरव महसूस कर रहा है। उसके बाद निरंतर पाकिस्तान की आर्मी छद्मवेश में आतंकवादियों द्वारा इस तरीके से हमारे सैनिकों को मार रही है, कहीं लगता है कि कोई राजनीतिक चूक हो रही है या कोई हम लोग और कुछ अभी करना चाहिए? पहली बात, सर्जिकल स्ट्राइक जो है, मैं फौजी को नहीं नाते और मैंने उस क्षेत्र के अंदर बहुत नौकरी की है और मेरे पास ऐसे उदाहरण में है कि पाकिस्तान जो है यही भाषा समझता है। मैं तो बहुत छोटे, मैंने आपको कुंच में कहा था, उस समय मैंने देखा था जब आप इनका जब पत्थर से दो तब उनके समझ में आता है। तो अभी और तो इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है बहुत सही तरीके और जितना अच्छी तरीके से किया है और जितना हमारे डीजीएम ने खुद बता दिया है कि मैंने अगले दिन सुबह उनको बोला यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर, और करोगे तो करो दोबारा। खंडूरी साहब, हम समझें कि देश की सीमाएं मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित हैं? पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और सुरक्षित नहीं है, मजबूत हुई है,
सामर्थ्यवान हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर पाकिस्तान और चीन के अंदर एक संदेश किया है कि देश के अंदर भी छेड़खानी नहीं कर सकते, और अगर आप कुछ छेड़खानी करेंगे तो उसके जवाब के लिए तैयार रहिए। खंडूरी साहब, समय से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मेजर जनरल खंडूरी साहब। खंडूरी साहब का कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना पूरी तरह से निश्चित है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सहारा प्रणाम।